18 जनवरी बुधवार सुबह 9 बजे। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। हेलो किसान आप किसानों के लिए लाइव फोन इन कार्यक्रम है, जहां हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आपके लिए कार्यक्रम में लेकर आते हैं, ताकि उनसे जुड़ी जानकारियां तो आप तक पहुंचा ही सके। इसके अलावा अगर आपके भी कोई सवाल हैं, कोई आशंकाएं हैं या कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए सीधे हमारे विशेषज्ञों से, यानी जो विषय विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहते हैं, उनसे बात कर सके और जान सके अपनी समस्याओं का समाधान। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम आपके सवाल लेंगे, आइए डालते हैं उस पर नजर। आज का हमारा पहला विषय है कृषि कार्य में दुर्घटनाएं एवं सुरक्षा के उपाय, और दूसरा हमारा विषय रहेगा आज का सेब के बागों की देखभाल। अगर आपके कोई भी सवाल है दोनों विषय से जुड़े हुए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर आपको बता देते हैं। अगले 1 घंटे तक ये नंबर आपके लिए यहाँ पर चालू रहेंगे। 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फोन उठाएं और हमें कॉल करें। इसके अलावा भी हमने और कई विकल्प आपके लिए खोल दिए हैं, जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए और आसान रास्ते हमने बना दिए हैं। आप चाहे तो हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल बताएं, hellokisan2015@gmail.com। अगर आप कार्यक्रम के दौरान भी ईमेल करते हैं, तो उन्हें भी हम लाइव अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे और लेंगे उनका जवाब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आज का जो पहला विषय है, उसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता दें। कृषि दुर्घटनाओं के बारे में बात करेंगे और कैसे आप सुरक्षित तरीके से तमाम जो औजार हैं या फिर मशीनें हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा है और मशीनीकरण कृषि के क्षेत्र में हुआ है, उसी के साथ साथ इन दुर्घटनाओं में भी हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है, दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। यानी कहीं ना कहीं एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, या फिर किसानों को यह भी बताना जरूरी है कि किस तरीके से इन मशीनों का इस्तेमाल करें और अपनी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करें, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। इसके साथ ही हम बात करेंगे सेब के बागों की देखभाल की। जी हाँ, सेब अगर हम बात करें तो हमारे किसानों की आय का एक बहुत बढ़िया जरिया है। पूरे विश्व में सेब को काफी पसंद किया जाता है और अपने पोषक तत्वों के लिए भी जाना जाता है। इसीलिए इसका बाजार हमेशा ही कहें कि हमारे किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए हमारा बाजार जो है, किसान इससे काफी लाभ ले रहे हैं। तो दोनों विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 2 हमारे मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आदर्श कुमार है। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर आदर्श प्रधान वैज्ञानिक है, कृषि अभियांत्रिकी संभाग, IARI पूसा, नई दिल्ली में। और हमारे दूसरे मेहमान हैं जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे हमारे साथ, डॉक्टर हसीब रहमान जी हैं। डॉक्टर रहमान, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, आपका भी स्वागत है। जी, आप सहायक प्रोफेसर हैं कृषि विज्ञान केंद्र, कुलगाम, जम्मू कश्मीर से। और आपसे हम सेब के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, बागों की देखभाल इस वक्त कैसे करें ताकि अच्छे फल हमारे किसानों को मिल सके। और जाहिर सी बात है, अगर फल गुणवत्तापूर्ण होंगे तो उन्हें दाम भी अच्छे मिलेंगे, भाव भी अच्छे मिलेंगे। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि टोल फ्री नंबर के साथ साथ आप हमें ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं।
ईमेल आईडी एक बार फिर आपके लिए स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं। हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। यहाँ भी आप लाइव हमें सवाल भेजें, ईमेल करें और साथ ही के साथ उन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो जानते ही हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, वहां से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर कुमार, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे कि मैंने कहा कि जब भी कोई नई तकनीक आती है उसके कुछ लाभ होते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी प्रभाव होते हैं जिनको लेकर हमें सजग रहने की जरूरत है। और कृषि का क्षेत्र भी हम देख रहे हैं कि अब मशीनों से छूता नहीं है, रोज नई नई मशीनें आ रही हैं और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि दुर्घटनाएं बढ़ने का ग्राफ भी बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि मशीनीकरण कृषि के अंदर बढ़ रहा है और उसकी आवश्यकता भी है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हमें पैदावार बढ़ानी है और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, उन सब के लिए मशीनीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन जब हम किसी भी क्षेत्र में ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाते हैं तो मशीनें बड़ी हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, उनको चलाने के लिए एक स्किल चाहिए होती है। जी। और अगर वहाँ जरा सी भी हमसे असावधानी हो जाती है तो उसके अंदर दुर्घटनाएं भी जो होंगी वो बहुत गंभीर होंगी। बिल्कुल। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है, साधारण सा उदाहरण, अगर हम चल रहे हैं और गिरते हैं तो चोट बहुत मामूली लगेगी। अगर हम किसी मोटरसाइकिल पे हैं जो कि बहुत पावरफुल है और अगर उससे हमें कोई चोट लगती है तो वो बहुत गंभीर होगी। तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य करेंगे इन नई तकनीक से, इन मशीनों पर, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना है। जी बिल्कुल। देखिए, पहले भी दुर्घटनाएं होती थी, ऐसी बात नहीं है कि जब आप हल से खेत जोतते थे, हंसिए से अगर आप कटाई करते थे तब दुर्घटनाएं नहीं होती थी। लेकिन जैसे सर ने बताया कि वो कितनी सीवियर है, ये यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। पहले उतनी गंभीर दुर्घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे मशीनें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, बड़ी मशीनें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे वैसे हमें स्किल्ड होने की भी जरूरत है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि कैसे इन्हें इस्तेमाल करें ताकि कोई दुर्घटना ना हो। आइए देखते हैं टुडे हमारी रिपोर्ट। कृषि यंत्रों ने खेती को काफी आसान बना दिया है। इनके इस्तेमाल से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। मशीनों ने खेती को न सिर्फ आसान बनाया है बल्कि पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन जितना जरूरी खेती में इन कृषि यंत्रों का इस्तेमाल है, उससे ज्यादा जरूरी उपयोग में सावधानी है। कभी कभी जरा सी लापरवाही से बड़े हादसे हो जाते हैं, जिसमें किसान का अंग भंग होना, सर्पदंश से मौत, करंट लगने से मौत जैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। ऐसे में किसानों को चाहिए कि कृषि उपकरणों का उपयोग करते हुए सावधानी बरतें। साथ ही नवीन उपकरणों का इस्तेमाल करने से पहले उसकी जानकारी और प्रशिक्षण जरूर लें। इससे उपकरण के संबंध में बारीक से बारीक जानकारी आसानी से मिल जाएगी और किसान प्रयोग करते समय थोड़े से भी बदलाव को भांप जाएंगे, जिससे दुर्घटना को रोका जा सकता है। साथ ही अलग अलग राज्य की सरकारें भी इस मामले में क्षतिपूर्ति देती हैं, जिसमें मृत्यु होने पर करीब 5 लाख की राशि, तो रीढ़ की हड्डी टूटने या स्थायी अशक्तता होने पर राशि, 2 अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर भी मुआवजा, 1 अंग भंग होने या स्थायी चोट लगने पर, पूरी उंगली कटने पर, आंशिक उंगली भंग होने पर सहायता राशि दी जाती है, जिससे किसान को तुरंत आर्थिक सहारा मिल सके। तो अभी आपने रिपोर्ट हमने देखी और हमने ये भी बताया आपको कि सरकार की तरफ से अगर ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है तो किस तरह की मदद होती है। इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे और साथ ही जो अलग अलग मशीनें हैं उनको इस्तेमाल करने में कौन कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके कॉल्स का भी हमें इंतजार रहेगा। जरूर हमें कॉल करें, ईमेल करें, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, किसी भी माध्यम को आप अपना सकते हैं अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आज का जो दूसरा विषय है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, सेब की बागों की देखभाल पर। डॉक्टर रहमान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी बिल्कुल। तो सेब पर अगर हम अभी बात करें सर, क्या कौन सी अवस्था में है इस वक्त सेब? इस टाइम जो सेब है वो डोरमेंट स्टेज में है, जो दरख्त है वो इस टाइम डोरमेंसी में है। अगर हम सेबों की देख रेख इस टाइम देख ले तो या तो हमें जो बागों की जो मिट्टी की
मिट्टी का तजिया करना पड़ेगा कि हमारे सॉइल में, हमारी जो मिट्टी में कितने जो जूस हैं वो कम हुए हैं, तो अगले साल के लिए जो हमें अप्लाई करना पड़ेगा मिट्टी में, ताकि जो प्लांट की जो सेब की नशोनुमा हो वो ठीक से हो। और जो दूसरी चीज है वो है सेबों के दरख्तों की कटाई, शाख तराशी। शाख तराशी में दो चीजें आती है, या तो जिसको एक शाख तराशी होती है, एक सेबों के पेड़ों की बनावट। सेबों के पेड़ों की बनावट जो नर्सरी से ही शुरू होती है, और चूंकि जब इस टाइम हमारा प्लांटिंग सीजन भी है, इस टाइम हम सेब के दरख्त लगाते भी है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा सेब है, किस डेप्थ पे सो करना है, किस प्लांटिंग डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के दरमियान कितनी जगह होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सनलाइट हो वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। बाकी इस टाइम भी जो बीमारी जो इस साल जो बागों में बीमारी आए उसका हम रोक दो इस टाइम भी कर सकते हैं, जो चाहे वो कीड़े मकोड़े आए, चाहे वो बीमारी आए, बिल्कुल सर, हम वो जो उसका इनोकुलम है वो हम कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि एक तो जो पेड़ हैं सेब के, उनकी कटाई छटाई और उनका एक तरीके से आकार कैसा होना चाहिए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा ब्रांचिंग हो जाती है, उससे भी अच्छे फल नहीं मिल पाते हैं। दूसरी बात, जैसे कि आपने बताया कि इस समय भी बीमारियां आ सकती हैं, या फिर आने वाले समय को लेकर ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आपको अभी से ही उसको लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। वो किस तरह की सावधानी है, कैसे आप अपने फलों में कीट और बीमारियों को लगने से बचा सकते हैं, इन तमाम बातों पर और विस्तार से चर्चा रहेगी, और आपकी कॉल्स ईमेल्स का हमें इंतजार है। आइए देखते हैं इस पर हमारी रिपोर्ट। ये माह शीतोष्ण फलों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। शीतोष्ण फलों में सबसे खास है सेब, जो कि मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उगाया जाता है। ये समय सेब के पेड़ों की छटाई के हिसाब से बिल्कुल सही है। यदि किसी वजह से दिसंबर माह में पौधों की छटाई ना कर पाए हों, तो जनवरी में कर सकते हैं। छटाई सधाई प्रणाली को ध्यान में रखकर करें। कटे भाग में चौबटिया लेप यानी सिंदूर, कॉपर सल्फेट और अलसी के तेल का लेप लगाएं। साथ ही 2% डोमेंट तेल का प्रयोग सैन जोस स्केल और चिचड़ी की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। बागों में सफाई करें, निराई गुड़ाई का काम भी किया जा सकता है। छोटे पौधों में गोबर की खाद व फास्फोरस युक्त उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। सेब में स्कैब रोग से हर साल काफी नुकसान होता है। ये रोग पेड़ की पत्तियों, फलों व हरी टहनियों को प्रभावित करता है। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादन वाले इसके लक्षण दिखाई देने पर 10% यूरिया के घोल का छिड़काव गिरी हुई पत्तियों पर करना चाहिए, जिससे पत्तियां जल्दी सड़ जाएं और रोग को नियंत्रित किया जा सके। सेब में चूर्णी लासिता रोग, कैंकर रोग, एप्पल रुबरी वुड रोग के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। फसल को इन रोगों से सुरक्षा देने के लिए बाग में साफ सफाई रखें। इस माह बागों में सही मात्रा में उर्वरक भी दें। और आज के कार्यक्रम के हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विपिन है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के सागर से फोन किया है। विपिन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताएं क्या सवाल है। जी मैम नमस्ते। मैम मेरे दो सवाल थे जी। पहला सवाल मैम ये था कि जो किसानों की जो सेफ्टी को लेकर था कि जो मशीन चलाते हैं बिजली वाली, तो उसमें सेफ्टी के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कुछ किसान जो रहते हैं मशीन वगैरह चलाते हैं तो डायरेक्ट बिजली के तार में तार फंसाते हैं। कुछ लोग वो स्टार्टर बोलते हैं जिसमें लाल और हरा बटन रहता है, तो उसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें अच्छा सेफ्टी के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये था मैम कि अक्सर कुएं में देखा जाता है कि सांप जो रहते हैं पानी में कुएं में रहते हैं, तो उनके लिए कैसे प्रबंध करें, क्योंकि किसान कुएं पे दिन में भी जाता है और रात में भी जाता है, और अक्सर मतलब 90 से 80% कुएं में सांप ज्यादा रहते हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल विपिन जी, बहुत अच्छे सवाल है। जो पहला सवाल था आपका उस पर हम आने ही वाले थे सर। जैसे बता रहे हैं कि जो बिजली से चलने वाले उपकरण है उसमें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, बिजली से चलने वाले उपकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारा मोटर का प्रयोग बहुत आम तौर पर होता है। तो हमें देखना यह है कि हम जब भी बिजली का प्रयोग करें तो हम सॉकेट और प्लग की मदद से करें, और उसके अंदर तीनों तारें हों, अर्थ भी हों और दो जो आपकी
काली और लाल तार है वो भी हो। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, एक तार को दूसरी तार के साथ जोड़ देते हैं, एक फंदा सा बनाते हैं, उसमें फंसा देते हैं। जब भी वो टच करता है तो वहां पे चिंगारी निकलती है। कई बार सिर्फ यही नहीं, चिंगारी से भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। बिल्कुल भूसा जल जाता तो हमें है अर्थ का ध्यान रखना है जिससे कि कोई लीकेज ना हो। अगर आपकी जहां भी मशीनें हैं वहां एक चीज का और ध्यान रखें कि नमी ना हो। अगर नमी होगी तो करंट वहां से पास कर सकता है। जी जी। दूसरा, मैं एक और सुझाव दूंगा कि जब भी आप बिजली का उपकरण इस्तेमाल करें, चप्पल जरूर पहने, चप्पल जूता जरूर पहने, जिससे कि आपके शरीर में से करंट पास ना हो। क्योंकि जैसे ही करंट पास होता है तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। उससे कई बार बिजली के से जल भी जाते हैं और करंट पास होने से और तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अच्छा सर, एक चीज मैंने ये भी बहुत आम देखी है गांव में कि टेप का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो आप जब दो तार जोड़ते हैं तो उसके ऊपर थैली पॉलीथीन बांध देंगे, पॉलीथीन बांध देते हैं। यहाँ तक कि मैं देखा कपड़ा बांध दिया जाता है या फिर प्लास्टिक पिघला के उसके ऊपर डाल देते हैं। और जब भी वो तारें हिलेंगी तो उसके अंदर से स्पार्क निकलेगा, और स्पार्क जब निकलेगा, चिंगारी जब निकलेगी तो वो और कई जगह हमने देखा है कि भूसे में आग लग जाती है। थ्रेशर्स के अंदर इस तरह की समस्याएं बहुत आती हैं। तो हमें ये देखना है, इवन जो ट्रैक्टर के अंदर से भी कई बार चिंगारी निकल के आग में परिवर्तित हो जाती है। तो हमें इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि नमी ना हो, कोई गीली लकड़ी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो सब एक जो है आपके बिजली के करंट को पास करने में मदद करेंगी, जो कि शरीर के अंदर जा सकता है, और शरीर से जब वो निकलेगा तो पूरी शरीर के अंदर से करंट पास हो जाएगा। तो उसका नुकसान बिल्कुल बहुत नुकसान हो सकता है। और देखिए, ये तो हम बचपन से सीखते आते हैं कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। खासतौर पर जो बिजली के बोर्ड होते हैं, खंभे होते हैं, इनको लेकर आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। तारों को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। तो कुछ बातें भी हमने बताई हैं। अगर आपके और भी सवाल हैं तो हमें आप ईमेल करें या फिर कॉल करें। दूसरा सवाल मैडम, सांप के काटने की बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसका जो समाधान है वो सिर्फ इतना है कि जो हमारे लंबे जूते, जिनको कि हम गम बूट्स कहते हैं, अगर उसका प्रयोग कर सकें तो उससे कम से कम कुछ दुर्घटनाएं जरूर बच जाएंगी। और अगर जैसे आजकल सबके पास मोबाइल है, अगर हम मोबाइल की रोशनी का भी इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा इसके अंदर हमें मदद मिलेगी। ठीक है सर, इस समस्या से समाधान। एक ईमेल आया है वो ले लेते हैं। प्राण जी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के रायसेन से हमें ईमेल किया है। ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके क्षेत्र में, ये जहां मध्य प्रदेश से, क्या यहाँ पर सेब की फसल ली जा सकती है, और किसानी करते समय किसानों को कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। अब ये सावधानी इन्होंने दुर्घटनाओं से जुड़ा हुआ था, दोनों ही सवाल इन्होंने पूछे हैं। तो पहले हम सेब का सवाल ले लेते हैं। सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे, डॉक्टर रहमान? यस यस जी जी। आपने शुरुआत में वो तमाम राज्यों को गिना दिया था जहां पर सेब की खेती होती है। हमारे दर्शक मध्य प्रदेश के हैं, हमारा कार्यक्रम देखकर काफी उत्साहित हैं, ये अपने क्षेत्र में सेब की खेती करना चाहते हैं। क्या वहां पर संभावनाएं हैं? संभावनाएं कम है, क्योंकि हमारे पास जो ज्यादातर जो सेबों की किस्में हैं, सेबों की वैरायटियां हैं, उनकी जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है, जो उनको सर्दी चाहिए, वो बहुत ज्यादा चाहिए। चाहे वो 1000 घंटे, चाहे 1200 घंटे, चाहे उनको सर्दी। जब उनको वो सर्दी मिलती है तभी वो जो उनके बर्ड्स होते हैं तभी वो फ्लावरिंग में आ जाते हैं। हाँ, हम उसका केयर कर सकते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, वहां पे उसका फल नहीं निकलेगा। अच्छा तो सर, एक सवाल इसी के साथ, वैरायटियां है, एक और सेब का एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ ही, मैं जल्दी से ले लेते हैं। हमारे दर्शक हैं, इन्होंने जोशी लिखा है अपना नाम, और श्रीनिवास जोशी हैं। ये कहते हैं कि नागपुर महाराष्ट्र में क्या एप्पल लिए जा सकते हैं? महाबलेश्वर में क्या सेब की खेती हो सकती है? महाबलेश्वर थोड़ा सा यहाँ पे हिली रीजन भी आ जाता है, तो क्या वहां पर किसी तरह की संभावना है? साथ साथ में अगर आप बता दें। हाँ, हमारे पास कुछ वैरायटियां हैं, कुछ लो चिलिंग वैरायटियां हैं, उनमें 300, 400, 500 घंटे चाहिए सर्दी के, ताकि उनको ब्लूम आ जाए, उनको फ्लावरिंग आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि महाबलेश्वर या चाहे नागपुर में 500 घंटे की सर्दी मिलेगी प्लांट्स को, जिससे उसको चिलिंग रिक्वायरमेंट जो उसकी होती है ब्लूम के लिए उनकी बर्ड्स को, वो नहीं मिलेगी। हाँ, जो अब उत्तराखंड के कुछ लोअर रीचेस है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में है, वहां पे हम उगा सकते हैं एप्पल, लेकिन वो भी उतना इकोनॉमिकल, हाँ, उसका यील्ड बहुत कम निकलेगा, और वो बिल्कुल। और बिल्कुल सर, ये भी देखा है, और वहां से ₹1
रुपए मिलेगा। जी जी। और देखिए जो कम ठंडी वाली जगहों के जो वैरायटी है सेब है, उनकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा नहीं होती, वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं होते हैं। ये भी एक समस्या देखने को मिलती है और इसी वजह से शायद उनके दाम भी उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का कहीं मत जाइएगा। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं कृषि में होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में। कौन कौन सी दुर्घटनाएं कई बार हो जाती हैं और उनसे कैसे सावधान रहें, कौन कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रखें ताकि कोई अप्रिय घटना का आप शिकार ना हो। और साथ ही हम सेब के बागों की देखभाल पर भी आज चर्चा करें और साथ ही आपकी कॉल्स ले रहे हैं। ईमेल आईडी जो हमारा है वो भी आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है साथ ही साथ, और टोल फ्री नंबर्स भी हम चला रहे हैं जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और एक मेल आया है वो ले लेते हैं पहले। हमारे पास सतीश जी का है, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। इनका कहना है कि बहुत सारी कृषि में दुर्घटनाएं हो रही हैं जो कि मशीनों से होती है, लेकिन छुट्टा पशु जो खेती की फसल को नुकसान कर रहे हैं, जब किसान उन्हें हाँकने जाते हैं तो कई बार वो हिंसक हो जाते हैं। लेकिन हम मशीनों की तो बात ही कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की ऐसे आवारा पशुओं से भी जो खेतों में आ जाते हैं उनसे भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सर क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, ये भी एक समस्या बहुत उभर के आ रही है। जो आवारा पशु हैं ये फसलों को बहुत नुकसान दे रहे हैं। इसके लिए कुछ जो उपाय उपलब्ध हैं बाहरी देशों में, वो ये हैं कि वो कुछ तारें लगाते हैं जिसके अंदर की हल्का हल्का करंट चलता है और उस करंट से ये पशु कई बार दूर चले जाते हैं। और अगर इनके पास आप जाते हैं, जैसे कि किसान भाई ने बताया कि आपको भी वो चोटिल कर सकते हैं, तो इसके लिए तो ये एक बाड़ा सा ही बनाना पड़ेगा, या आप कुछ इस तरह के जो कुछ ऐसे उपकरण अपने पास रखें जो आवाज कर सकें और उनकी वजह से भाग सकें। तो यही इनके लिए मुझे लगता है कि कुछ उपाय हैं, क्योंकि जो बिजली वाला है वो हमारे यहाँ बहुत अभी प्रचलित नहीं है और उसके कुछ और भी नुकसान हो जाते हैं। कई बार उस बिजली की तारों से कई बार लोगों को भी नुकसान हो जाता है, तो वो अभी हमारे यहाँ प्रचलित नहीं है बिल्कुल भी। इसके अलावा भी सर कहते हैं कुछ ऐसी फसलें आप ले सकते हैं जो मसाला फसलें हैं, खेत के किनारे किनारे वो लगा दे तो उससे भी कुछ पशुओं से बचाव हो जाता है। हाँ, हो सकता है कि वो कुछ ऐसा उसकी गंध होती है उनमें, गंध से वो पशु भाग जाते हों, तो वो सब भी कुछ तरह के उपाय किए जा सकते हैं इस तरह के। जी एक हमारे पास ईमेल आया है वो ले लेते हैं। मनीष रजोरा हैं, ये हरियाणा के हिसार जिले के हैं और कहते हैं कि क्या हिसार जिले में सेब की खेती हो सकती है और अगर हो सकती है तो कौन से किस्में लें। हालांकि इस सवाल का जवाब पहले भी दे चुके हैं सर कि कौन कौन से क्षेत्रों में खेती हो सकती है, कितना तापमान इसके लिए चाहिए, और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक तौर पर सेब की खेती कैसे करें। तो डॉक्टर रहमान पहले तो इनके पहले सवाल का जवाब दे देते हैं। हरियाणा के हिसार से हैं, वहाँ सेब लगाना चाहते हैं और प्राकृतिक खेती से कैसे सेब की खेती करें। कि असल में जो लो चिलिंग वैरायटी या कुछ किस्में हम उगा सकते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगी, कमर्शियली उतनी फायदेमंद नहीं होंगी। कुछ वैरायटियां हम उगा मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, अब पहुंच रही है, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि कुछ वैरायटियां हम उगा सकते हैं लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगी। हाँ, कुछ वैरायटियां है लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत कम है।
इससे बेहतर है कि हमें मार्केट जो एप्पल मिलता है वो उससे सस्ता मिलेगा कंपेयर टू अगर हम उसको खुद प्रोड्यूस करें इन ट्रॉपिकल जोन्स में जो गर्म वाले इलाके हैं जहां पे हाँ वहां की वैरायटी क्या है, वहां पे ऐसे अकसाम है लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। हाँ जो अगर हमें एप्पल को लेना है, अगर हमें एज अ कमर्शियल लाइनस तो टेम्परेट एरिया से बेहतर कोई एरिया नहीं है एप्पल के लिए। ठीक है सर, एक कॉलर है, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी हम ये जानना चाहते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी विकास केंद्र द्वारा अभी हाल में ही कुछ सेब के नई वैरायटियां डेवलपमेंट की गई हैं, वो वैरायटियां कौन कौन सी हैं और लगाने के लिए, क्योंकि गोंडा एक तराई एरिया है तो इसको ध्यान में रखते हुए कौन सी किस्म लगाने हैं जो उपयुक्त हो और मिट्टी का पीएच मान इसमें कितना होना चाहिए, जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए। प्रताप सिंह है उत्तर प्रदेश के गोंडा से, इनका भी यही सवाल है कि इनके क्षेत्र के लिए सेब की कौन सी किस्में हैं जो ये लगा सकते हैं और पीएच कितना होना चाहिए। जी सर। जो सॉइल रिक्वायरमेंट होती है उसमें पीएच होता है, पीएच इसका 6 से 7 होना चाहिए। 6.5 मोस्ट ऑप्टिमम पीएच होता है सॉइल का, जो जरूरी होता है। सॉइल ही नहीं होता है लेकिन मौसम, एप्पल में मेन होता है मौसम कि क्लाइमेट क्या रहे। जैसे कि हमें रिक्वायरमेंट है चिलिंग आवर्स, फॉर एग्जांपल हमें 400 घंटे या 500 घंटे चिलिंग मिलनी चाहिए। उसके बाद हमें हीट एक्यूमुलेट होनी चाहिए कि वो बर्ड फूल जाए। या तो हमें चिलिंग रिक्वायरमेंट उतनी नहीं मिलती है इस एरिया में। हाँ हम कंडीशंस ऐसे क्रिएट कर सकते हैं लेकिन ओवरऑल वहां पे डिजीज इंसिडेंस यानी वहां पे बीमार, वहां पे पेस्ट ज्यादा आ जाएगी, वहां पे कीड़े मकोड़े ज्यादा आ जाएंगे जिसकी वजह से एप्पल कल्टीवेशन वहां पे फीजिबल नहीं होती है। जो भी ट्रॉपिकल एरिया या सब ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे फीजिबल नहीं होते, वहां पे हम अच्छे तरीके से एप्पल नहीं उगा सकते बनस्बत की टेम्परेट रीजन से। जी जी बिल्कुल। देखिए बहुत सारे दर्शक जो हैं हम देख रहे हैं कि कितने उत्साहित हो रहे हैं इस विषय को देखकर, वो भी अपने क्षेत्र में सेब की खेती करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सेब को बहुत ठंडा तापमान चाहिए, बहुत कम तापमान चाहिए ताकि अच्छा जूस बन सके, अच्छी रंगत उसमें आ सके। और जो अन्य क्षेत्र हैं जहां पर इतना तापमान मेंटेन नहीं हो सकता है वहां पर इसकी कल्पना अभी फिलहाल संभव नहीं है। और अगर आप करते भी कुछ ऐसे वैरायटी लेते तो उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कमर्शियल वैल्यू वो आपको नहीं मिल पाएगी, जिसके बारे में बार बार डॉक्टर रहमान हमें बता रहे हैं। अच्छा सर, एक ईमेल आया है वो भी ले लेते हैं। आशुतोष हैं ये और ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से हैं और इनका भी सवाल यही है कि क्या ये अपने क्षेत्र में सेब की खेती कर सकते हैं। मुझे लगता है बिल्कुल, मैं इनको यही समझाना चाहता हूं मैं। एप्पल की जो चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है वो 4 से 7 डिग्री की होती है, बिलो 1200 घंटे उसको मिलनी चाहिए 4 डिग्री से कम। अगर 4 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो उसका नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है। वो चिलिंग हाँ कई इलाकों में लगता है कि हाँ 4 डिग्री से कम है, इसको एप्पल को वो मिलेगा, लेकिन जब बीच में ही टेम्परेचर राइज हो जाता है वो 13-15 डिग्री तक पहुंच जाता है, 4 डिग्री का मिला होता है वो नलिफाई हो जाता है। इसकी वजह से वो उसको चिलिंग रिक्वायरमेंट वहां पे फुलफिल नहीं हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लूम में नहीं आ जाएगा। जब ब्लूम में नहीं आ जाएगा तो फ्रूटिंग कहां से आ जाएगी। जी जी ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए मुझे लगता है हमें ये एक बार फिर से सर दोहरा देना पड़ेगा कि सेब की खेती के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, पीएच कितना होना चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए और किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, जलवायु कैसा होना चाहिए, ताकि हमारे जो बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं उसका जवाब मिल सके। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा दूसरा विषय है यानी जो कृषि में हम यंत्र इस्तेमाल करते हैं उनसे होने वाली दुर्घटनाओं पर बात करें। तो सर जैसे कि बिजली पर तो अभी हमने बात कर ली, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कई बहुत ही मॉडर्न मशीनें आ रही हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, मल्टी उसमें अटैचमेंट्स होते हैं, उनको लेकर कैसे सावधानी बरते हमारे किसान, और सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है दुर्घटनाएं किस तरह की मशीनों से हो रही हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब भी आप मशीन खरीदें मुझे लगता है कि उसी समय हमें इस सुरक्षा
का ध्यान रखना चाहिए। जो गुणवत्ता वाली मशीनें हैं जैसे BIS स्टैंडर्ड का जिनके अंदर की मार्क लगा हुआ है, अगर हम उन मशीनों को खरीदेंगे तो उसके अंदर सेफ्टी के, सुरक्षा के जो उपकरण हैं वो ऑलरेडी होते हैं जी। तो उससे हो सकता है कि वो थोड़ी महंगी हो पर उनकी गुणवत्ता वाकई अच्छी होती है, तो वो काफी लंबे समय तक काम करेंगी और आपको सुरक्षित रखेंगी जी। मान लीजिए कुछ बेल्टें लगी हुई हैं, उसके अंदर गरारियां लगी हुई हैं, अगर उसके ऊपर कवर लगे हैं, जालियां लगी हैं, तो आप उनके पास नहीं जा सकते, तो उससे आपको बहुत सुरक्षा मिलेगी। तो हमें जब भी मशीन इनिशियली जब भी हम खरीद रहे हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसके अंदर सुरक्षा के उपकरण लगे हुए हैं, क्योंकि अब जो बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं उनके अंदर, बहुत बड़ी मशीन है, उनके अंदर फिर जो दुर्घटनाएं होती है वो भी बहुत गंभीर होती हैं। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा, आपने पूछा कि कौन सी मशीन सबसे ज्यादा आजकल, मतलब मुझे लगता है कि आजकल ही नहीं, बहुत समय से, हमेशा से ही एक मशीन ऐसी है जो हमेशा इस्तेमाल करी जाती है, हर दिन इस्तेमाल करी जाती है, और वो है हमारी चारा काटने की मशीन, जो कुट्टी काटने की मशीन, और वो हर घर में है। अगर किसी ने पशु रखे हैं तो घर के अंदर अवेलेबल है, वो है, और उसकी पहुंच, बच्चों की पहुंच उस तक है। और हमने भी देखा है कि 40% जो उसके अंदर चोटें लगती हैं वो बच्चों को लग जाती हैं, क्योंकि वो खेल रहे होते हैं, गन्ना काटना है, कुछ काटना है, उसके ब्लेड जो है बहुत धार डाले वाले हैं, और आपने एक बार, हाँ बड़े हैं, एक बार आपने हाथ रख दिया या अपनी उंगलियां रख दी और किसी ने घुमा दिया या आपने खुद घुमा लिया, तो उसके बाद वो उंगलियां कट ही जाती हैं। बिल्कुल, जिसको कि हम एम्पुटेशन मैं आगे आपसे भी जानूंगी कि अगर ऐसी दुर्घटना भगवान न करे होती भी है, जैसे आप बता रहे हैं उंगलियां कट जाना, हाथ कट जाना, तो उस वक्त का फर्स्ट एड क्या होना चाहिए, ये भी समझना बहुत जरूरी होता है, और तो इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम अपने मेहमान से जानेंगे, विशेषज्ञ से, कि अगर कृषि में दुर्घटनाएं होती हैं, मान लीजिए बिजली से, आग से, मशीनों से, जानवरों से, तो क्या सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद भी है, कहां-कहां से उन्हें आर्थिक मदद मिल सकती है, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कृषि में होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में, और साथ ही सेब के बागों की कैसे देखरेख करें ताकि अच्छे फल आपको प्राप्त हो सके। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर आए, उनका हम सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, मुरलीधर जी। हेलो जी मुरलीधर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मुरलीधर तिवारी हैं, आरा बिहार से हमारे साथ फोन लाइन पर। हाँ बोलिए जी, बताएं, सवाल बताइए अपना। सेब का फसल उग नहीं रहा है।
क्या नहीं, कौन सी फसल ली है आपने? सेब का। सेब की, आरा बिहार में? हाँ ठीक है, डॉक्टर रहमान क्या बताना चाहेंगे? ये तो बार बार यही सवाल आ रहा है कि सेबों के बारे में क्या आया हम इस एरिया में ये उगा सकते हैं ही नहीं। मौसम इम्पोर्टेंट होता है सेब की पैदाइश के लिए। मतलब कहाँ से, अगर मौसम जो ठंडा मौसम जरूरी होता है, जबकि इन इलाकों में गर्मी ज्यादा होती है तो उन इलाकों में सेब की पैदावार नामुमकिन है। हाँ, कुछ वैरायटियां है जो लो चिलिंग वैरायटियां है, लेकिन वो उन्हीं एरियाज तक फैलेगा जहां तक वो रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल हो जाएगी। जैसे कि अना है, इंफ्रारेड है, एफारेड है या शिमट है, कुछ वैरायटियां हैं जो उन इलाकों में उगा सकते हैं, लेकिन बिहार में तो ये मुमकिन अभी तक जो रिसर्च हुई है अभी तक मुमकिन नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ है, नंद स्वरूप मिश्रा जी है फोन लाइन पर। हेलो नंद स्वरूप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ जो हमारे यंत्र होते हैं उनमें सावधानियां तो बच्चे, जैसे हमारे टायर की उम्र खत्म हो चुकी है तो हमें उन्हें बदल देना चाहिए, वरना दग सकते, फट सकते, गाड़ी पलट सकती, या उसमें ग्रीसिंग करना चाहिए। अगर बैटरी हमारी गड़बड़ उसको बदलना चाहिए, ना स्टार्टिंग में दिक्कत हो। दूसरी चीज, हमें गाड़ी चलाते वक्त शराब नहीं पीना चाहिए। बहुत लोग शराब पी करके गाड़ी चलाते, दुर्घटनाएं होती है। और हमको यंत्र चलाने के समय वो कपड़े पहनने चाहिए जो उसमें अनिवार्य हो, यानी कि खूब लंबे चौड़े कपड़े पहने, वो उसमें लग जाए, दुर्घटना हो जाए, ये सावधानी तो हम बरतते। इसके अलावा और हमें कौन सावधानी बरतनी चाहिए? नंद स्वरूप जी, सब तो आपने बता दिया लेकिन चलिए ठीक है, हम अपने विशेषज्ञ से भी पूछ लेते हैं, कुछ अगर बाकी है बताना। नहीं नंद किशोर, आपने बहुत अच्छा किया। जब भी कोई हम कार्य करते हैं तो उसमें 3-4 चीजें होती हैं। एक तो जो मानव जो उसके अंदर काम कर रहा है, वातावरण और मशीन या औजार, ये सब चीजें मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसके एक चीज में भी अगर गड़बड़ होती है तो दुर्घटना हो जाती है। अगर हम मानव को लेते हैं, मनुष्य को लेते हैं, तो उसकी मानसिक सतर्कता बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अलर्ट है, जब वो काम कर रहा है तो वो सतर्क होना चाहिए। उसकी शारीरिक क्षमता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे आपने अभी बोला कि शराब पीकर कोई गाड़ी चला रहा है, अगर आपने शराब पी ली तो ये इंटॉक्सिकेशन हो गया और उससे आपके सेंसेस जो हैं, कई बार हम चाहते हैं, हमें लगता है कि हम शायद ज्यादा काम कर पाएंगे, लेकिन आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा और जैसे ही कंट्रोल खत्म होगा तो मशीन पे दुर्घटना हो जाएगी। दूसरा मैंने कहा कि अगर मशीन, जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर उसके अंदर सुरक्षित उपकरण है तो वो आपको सुरक्षित रखेंगी। अगर उसमें सुरक्षित उपकरण नहीं है तो उसके अंदर दिक्कत होगी। तीसरा मान लीजिए कि बिजली है, अगर बिजली की सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं है, वोल्टेज ऊपर नीचे हो रही है, तो आपकी कोई भी गरारी, कोई भी चक्का जो घूम रहा है उसकी स्पीड के अंदर फर्क पड़ेगा। पहले हमने देखा है कि थ्रेशर्स के अंदर इसी तरह से चोटें लगती थी, क्योंकि जो वोल्टेज है वो ऊपर नीचे हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, तो उससे जब हम डालते थे क्रॉप को, फसल को, तो उससे खिंचाव कई बार बहुत तेज हो जाता था और हाथ साथ में चला जाता। और कई बार ये होता है कि सर कम स्ट्रेंथ लगती है और खिंचाव नहीं हो रहा तो किसान आदमी अपने आप धकेलता है, तो कई बार उससे भी, खासकर जब फसल बिल्कुल आखिर में बच जाती थी, छोटे पीस रहते थे, तब आदमी हाथ से उसको धकेल देता था और एक बार हाथ थ्रेशिंग सिलेंडर के पास चला गया तो उसके बाद बहुत गंभीर चोट लग जाती। एक ईमेल आया है, ये हमारे दर्शक हैं रांची बिहार से, रोहताश है, रांची से है, माफ कीजिएगा, इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। इनका कहना है कि इनके भाई का हाथ 2 दिन पहले कट गया, क्या सरकार से कोई मदद मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कई राज्य सरकारों के अंदर जो हमारी ग्रेन मार्केट है, अनाज मंडियां हैं, उसके अंदर एग्रीकल्चर विक्टिम को अगर आप रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद उसके अंदर मुआवजा दिया जाता है। जैसा कि अभी आपने जो एक क्लिपिंग दिखाई थी, जैसे हरियाणा का मुझे पता है, अगर कोई हाथ कट जाता है, अगर उंगली कटी है तो इतना पैसा है, हाथ कटा है तो इतना पैसा है, रीढ़ की हड्डी में अगर कोई चोट लगी है तो इतना पैसा है, अगर कोई मृत्यु है तो इतना पैसा है। अगर आप अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाकर अप्रोच करेंगे, वहां पर अपनी दरखास्त देंगे, तो इससे कंपनसेशन एग्रीकल्चर विक्टिम को मिलता है, क्योंकि वहां पर ये प्रावधान है और ये बहुत सारी स्टेट में है। बिल्कुल। और हम दर्शकों से कहेंगे कि अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो देखिए, जो आज के विषय हैं उनसे जुड़े हुए ही आप हमें सवाल भेजें ताकि हम अपने विषय विशेषज्ञ के सामने उन्हें रख सकें। और इस बीच जो एक हमारे पास कॉल आया है, कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नागेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर। जी नागेंद्र जी, बताइए क्या प्रश्न है?
मैडम, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैम, ये जो सेब के पौधे लगाने के इच्छुक जो लोग हैं, चाहे बिहार के हैं चाहे यूपी के हैं, मैं इनकी नॉलेज में एक बात लाना चाहूंगा, और डॉक्टर साहब की नॉलेज में जो जम्मू कश्मीर से बोल रहे थे डॉक्टर रहमान जी, कि हिमाचल प्रदेश में जो नौनी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश सरकार की है, और इसमें सोलन में यहाँ पर ऐसे पौधे आ चुके हैं पिछले 8-10 साल से, वो पौधे बिक भी रहे हैं। यहाँ तक कि लखनऊ में, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, और ये मेल फीमेल के पौधे 3-4 लेके जाओ और 300-350 रुपए का एक पौधा पड़ता है, और पहले ये 700 रुपए का पड़ता था। मेरे बड़े भाई डॉक्टर योगेंद्र सिंह गुलेरिया जो, ठीक है नागेंद्र जी, आपका कहना है कि ऐसी किस्में हैं और ऐसे जलवायु में उगाई जा रही हैं और वो बिक रही हैं। क्या कहना चाहेंगे सर रहमान, डॉक्टर रहमान? जैसे किसान हमारे कह रहे हैं कि ऐसे किस्में हैं और उगाई भी जा रही हैं, बेची भी जा रही हैं। मैंने पहले ही बोला, हाँ कुछ किस्में हैं, क्योंकि हिमाचल हमेशा इनिशिएटिव ले चुका है कि ये बहुत सारी वेराइटियां जो लो चिलिंग वेराइटियां है वहाँ पे इंपोर्ट कर चुके हैं। हाँ, वहाँ से होते हैं, लोग लेते हैं, लेकिन असल में जो कमर्शियल कल्टीवेशन एप्पल की है ना, वो मुमकिन नहीं है सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल जोन में। हाँ, उगा सकते हैं, शौकन उगा सकते हैं, हाँ उसमें एक आध सेब भी आ सकता है, लेकिन कमर्शियली वो वहाँ पे वायबल नहीं है। ठीक है सर, एक और ईमेल है सेब से जुड़ा हुआ है, सतीश चंद सिंह है, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। ये विशेष तौर पर सेब की हरमन 99 किस्म के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। सेबों की अगर आप देख लीजिए, सेबों के 10,000 से भी ज्यादा अकसाम है, मतलब किस्में हैं। ये 99 किस्मों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ऑलमोस्ट कहते हैं कि हर एक दिन एक नई वैरायटी आती है एप्पल में। आप ये भी देख लीजिए कि इंग्लिश डिक्शनरी में अगर कोई भी अच्छा वर्ड आपको लगे, उस नाम से एप्पल की वैरायटी है। इतनी वैरायटियां हैं दुनिया में एप्पल की। तो 99 बात की तो छोड़ ही दीजिए, जो रिकॉर्ड्स हैं 2005 तक 2008 तक रिकॉर्ड्स है कि 10,000 से ज्यादा अकसाम एप्पल की है। जी देखिए, एक और हमारे किसान है, इनका पहले भी मेल आया था, श्रीनिवास जोशी हैं, नागपुर से ही हैं ये, और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इनके क्षेत्र में एप्पल फार्मिंग की जा सकती है पॉली हाउस में, जहां पर तापमान को ये मेंटेन कर सके, जो चिलिंग उन्हें जो एप्पल के एनवायरनमेंट चाहते हैं, क्या ऐसे संभव है? संभव तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अंदर भी हम प्लांट उगा सकते हैं, घर के अंदर भी उगा सकते हैं, टोपरी कर सकते हैं, मतलब एक गमले में लगा सकते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिकल बात हो रही है ना यहाँ पे, कि वो असल में आपको पैसे देने चाहिए। अगर आप एप्पल कल्टीवेशन करोगे, आप थोड़ी शौकन ऐसे करोगे। हाँ, इक्का दुक्का सेब तो उगा सकते हो, लेकिन एक पॉली हाउस का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में आपको 20 लाख रुपए लगेंगे। बाद में एक एप्पल वहां से निकलेगा तो 8 का 2 रुपए का एप्पल निकलेगा। आप 20 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 रुपए का एप्पल निकाल रहे हो, तो ये इकोनॉमिकल तो नहीं है ना। बिल्कुल, देखिए शौकिया तौर पर अगर आप कुछ करना चाहते हो अलग बात है, लेकिन अगर आप इससे बाजार में बेचने के लिए कर रहे हैं, आप व्यवसायिक तौर पर खेती कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में ये संभावनाएं उतनी अच्छी नहीं है, जैसा कि हमारे मेहमान भी कह रहे हैं। सर, एक ईमेल भी है हमारे पास, प्रमोद ठाकुर है हिमाचल प्रदेश से। इनका सवाल है कि क्या सेब की 60 वर्ष पुराने पौधों में ग्राफ्ट किया जा सकता है? क्या ग्राफ्ट के उपरांत कौन से तत्व पौधों को दिए जाएं? मतलब क्या ग्राफ्टिंग की जा सकती है 60 साल पुराने पौधे की, और अगर की जा सकती है तो कौन से पोषक तत्व दिए जाएं? हाँ, इसको रिजुविनेशन, जो सिनाइल ऑर्चर्ड्स होते हैं, बूढ़े ऑर्चर्ड्स होते हैं, रिजुविनेशन करते हैं। लेकिन रूट सिस्टम होता है, जड़ होता है, उसकी भी एक उम्र होती है। उसकी भी एक उम्र होती है। अगर जब तक के वो रूट सिस्टम इतना अच्छा हो, अगर वो बूढ़ा ज्यादा रूट सिस्टम हो, 80 या 60 साल पुराना रूट सिस्टम पुराना होता है, उस पे वो ज्यादा देर नहीं टिकता है, उस पे वो ज्यादा देर नहीं टिकता। हाँ, अगर छोटे कुछ प्लांट हो 20 साल के, तो हम उसको टॉप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, टॉप वर्किंग कर सकते हैं, और नए अकसाम उस पे ग्राफ्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक ही जड़ पे 10 किस्म के सेब उतार सकते हैं। ठीक है सर, तो ये तो बात हुई सेब की, और एक हमारे पास इंस्टाग्राम से सवाल आया है, उस सवाल को भी ले लेते हैं। सर, ये कृषि दुर्घटनाओं से जुड़ा हुआ है। इनका कहना है कि
कुछ ऐसे भी उपकरण या फिर कुछ ऐसी भी मशीनें इस्तेमाल की जाती है, शायद ट्रैक्टर ट्रॉली के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं होती है, इस वजह से कई बार से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो क्या इस पर कोई नियम बनाए जा सकते हैं कि ब्रेक जिन उपकरणों में ब्रेक नहीं होते हैं उनमें भी ब्रेक लगाए जा सके ताकि दुर्घटनाएं ना हो? हाँ, ये बहुत अच्छा है सवाल इन्होंने किया है कि ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्रैक्टर ही एक ऐसा साधन है जो हमारे रूरल एरिया के अंदर मटेरियल और मानव दोनों को ही ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। और जो ट्रॉलीज हैं उसके अंदर ब्रेक नहीं है। अगर आपने ट्रैक्टर पे ब्रेक लगाई, ट्रॉली के अंदर इनर्शिया रहेगा, वो आगे जाएगी, मुड़ जाएगी। तो कुछ ट्रॉलीज के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम अब आने लगे हैं, जिनको कि आप ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम से जोड़ देते हैं। तो जब आप ट्रैक्टर पे ब्रेक लगाएंगे तो ट्रॉली पे भी ब्रेक लगेगी। तो इस तरह के भी चीजें आने लगी हैं। और मैं एक छोटा सा और एक चीज बताऊंगा। एक SMB होते हैं, आपने देखा होगा, जो कि लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हम ट्रॉली के पीछे, किसी भी उपकरण के पीछे अगर उसको लगा लेंगे तो हमारी बहुत सारी दुर्घटनाएं रात में जो होती हैं, लगाना भी चाहिए। और ये नियम भी है यातायात का कि उसको आपको जो स्लो मूविंग व्हीकल एम्बलम जिसको हम बोलते हैं, वो त्रिकोण शेप में होता है और उसके अंदर रिफ्लेक्टर लगे होते हैं। तो जब भी उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट करेंगे। हमने देखा कि बहुत सारे एक्सीडेंट ट्रॉलीज के अंदर इसलिए हो जाते हैं, ट्रॉली रोड पे खड़ी है, दिख नहीं रही है और पीछे वाले व्हीकल ने आके उसके ऊपर मार दिया। तो मेरा एक सुझाव, अनुरोध है कि उस तरह के भी उपलब्ध हैं, आप उनका जरूर प्रयोग करें। बिल्कुल, सरकार जो नियम लाएगी वो तो लाती ही है, लेकिन आपको अपने स्तर पर भी कुछ सावधानी बरतनी होगी। हमारे साथ एक राहुल चौहान दर्शक हैं जिन्होंने विदिशा से कॉल किया है। राहुल जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है। राहुल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? राहुल जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो राहुल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब से पर बात कर लेते हैं। सर, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में चर्चा की थी कि इस समय बीमारियों आने की भी आशंका रहती है, या फिर आने वाले समय में जैसे थोड़ा थोड़ा तापमान अब बढ़ेगा आने वाले 1-1.5 महीने में, तो उस वक्त बीमारियां ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए अभी से किसानों को? बोल रहे हो, जो बागों की सफाई होती है जिसपे हम एक बहुत सारी सैनिटेशन कैंपेन चलाते रहते हैं, चाहे वो नवंबर से अक्टूबर से हम कैंपेन चलाते रहते हैं। तो बस इनका ये होता है जो फील्ड सैनिटेशन, बागों की सफाई, उसमें होता है कि जो असल में जो बीमारी होती है वो कहीं नहीं जाती है, वो हमारी बागों में ही होती है। चाहे वो पत्तों, गिरे हुए पत्तों में, चाहे जो सड़े हुए सेब होते हैं जो दरख्त के नीचे होते हैं, या कुछ सेब जो दरख्त पे ही लटके होते हैं, जो ममीफाइड फ्रूट्स होते हैं, छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, या जो बारक होता है उसी पे बीमारी होती है। हाँ, अगर इनको मौसम मिल गया, अगले साल भी ये डेवलप करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे। हाँ, अगर हम सफाई करेंगे, चाहे वो पत्तों की सफाई, मतलब चाहे उनको यूरिया स्प्रे, जैसे कि 5 से 10% यूरिया भी स्प्रे किया जाता है। हिमाचल में तो 10% स्प्रे किया जाता है, जबकि हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर में 4 से 5% यूरिया स्प्रे किया जाता है, ताकि अच्छे से जो पत्ते हो वो अच्छे से सड़ जाए, ताकि जो अगले साल जो बीमारी आने वाली होती है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, टेम्परेचर बहुत हाई चढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी भी आजकल कश्मीर में बहुत ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से जो चाहे वो स्केब या अल्टरनेरिया या जो बाकी कीड़े मकोड़े जिसमें स्पाइडर माइट है, चाहे इवन जो इस साल रिसेंटली बहुत एक खतरनाक पेस्ट यहाँ पे कश्मीर में आया जिसको एप्पल लीफ ब्लॉट माइनर जिसको बोलते हैं, वो भी चाहे इनका जो रोकथाम है हम इसी मौसम में भी कर सकते हैं। या इवन जो इस टाइम जो एडवाइजरी है कश्मीर में, जैसे कि बर्फ ज्यादा गिरी तो उसे कुछ पेड़ गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, तो उनकी कैसे हम देख रेख करेंगे, जैसे कि उनकी शाख तराशी करनी चाहिए, या जहाँ पे वो जख्म लग जाए वहां पे बोर्डेक्स मिक्सचर या चोबोटा पेस्ट का इस्तेमाल किया जाए, ताकि ओवरऑल जो इन्फेक्शन अंदर घुस जाए वो रुक जाए, वो अंदर न घुसे प्लांट में कि अगले साल वो फिर से तो इन्फेक्शन यानी संक्रमण से कैसे आप पौधे को बचा सकते हैं, पेड़ को बचा सकते हैं, ये भी हमें बता रहे हैं सर। और यहाँ पर हमें ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और बहुत बड़ी समस्या हमारे किसानों के साथ हो जाती है, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने भी कहा कि मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है और सेब की फसल पर
ओलावृष्टि का भी काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई बार बहुत ज्यादा किसानों को इससे नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान, और इस भाग में हम बात करेंगे सेब पर ही और साथ ही साथ कृषि में होने वाली दुर्घटनाओं पर। एक ईमेल आया है हमारे पास जिसमें सेब पर ही सवाल है, और नितिन चौहान है ये हमारे दर्शक। ये जानना चाहते हैं एप्पल की खेती किस जगह और किस तापमान में की जा सकती है। वही सवाल है जो बार बार सभी दर्शक पूछ रहे हैं। वाकई में काफी उत्साहित है सेब की खेती को लेकर। तो सर एक बार फिर से हम क्विक रिकैप कर देते हैं किस तरह की जगहों पर इसकी खेती की जा सकती है। गर्मी हो, सर्दी हो और ऑटम होता है, मतलब खजा होता है, बाहर होती है, उन जगहों पे एप्पल की कल्टीवेशन होती है। इसमें जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, डॉर्मेंसी में हमें बहुत लो टेम्परेचर जाता है, अराउंड 4 डिग्री से कम यहाँ पे होता है। जबकि जब ग्रोइंग फेज होता है वहां पे 24 डिग्री से 26 डिग्री 25 डिग्री एवरेज होता है, वहां पे एप्पल की बेस्ट कल्टीवेशन होती है। जी जी बिल्कुल। तो बहुत सारे हमारे किसान यही जानना चाहते थे कि क्या उनके क्षेत्र में हो सकती हैं। तो देखिए ये कुछ चीजें हैं, ये कह दे सकते हैं कि मानक है इस खेती के, ये इसका लिटरेचर है। तो ये जब भी किसी भी फसल के बारे में आप जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में हो सकती है नहीं, तो उसके लिटरेचर को जरूर समझने की कोशिश करें ताकि आप बेहतर तरीके से बेहतर फैसले ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहमान हमसे बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सेब की खेती और बागों के रख रखाव से जुड़ी जानकारी हमारे किसानों तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। और डॉक्टर आदर्श कुमार भी हमारे साथ स्टूडियो में। सर जैसे कि हम दुर्घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आपसे अब मैं समझना चाहूंगी कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, जैसा कि आपने बताया कि उंगलियां कट जाती हैं, कई बार पूरा हाथ का हाथ कंधा अलग हो जाता है और कई बार स्नेक बाइट्स होती हैं, तो फर्स्ट एड क्या हो, क्या करना चाहिए कि नुकसान कम से कम हो ऐसी स्थिति में? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि संक्रमण को रोकना है, और जो हमें डॉक्टर्स या लिटरेचर ये बताता है कि हमें अगर कोई भी चोट लगी है तो उसको हम अगर पानी से धो लेते हैं, अगर बहुत गंभीर चोट नहीं, अगर बहुत गंभीर चोट है फिर नहीं धोना, क्योंकि जो हमें लिटरेचर कहता है कि वो तो उस टाइम खून या ब्लड अपने आप ही उसको क्लीन कर देता है। और अगर हमें मतलब साफ कपड़ा और पानी, इन दो चीजों का इस्तेमाल करना है। अगर आप कुछ नहीं करते तो कर सकते तो साफ कपड़े से उसको लपेट लीजिए। और हमें ये भी बताते हैं कि रुई का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि रुई के रेशे उसमें चिपक जाते हैं जो बाद में उसको
इलाज के अंदर दिक्कत करते हैं। तो हम साफ कपड़ा रखें, साफ पानी रखें और कुछ जो फर्स्ट एड की मिनिमम हम जो रख सकते हैं, इस तरह की दवाइयाँ जिससे कि संक्रमण को बचाया जा सके। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ चोटों को हम लोग और गंभीर होने से बचा सकते हैं। जी सर, जैसे डॉक्टर ये भी बताते हैं कि अगर कोई अंग आपके शरीर से अलग हो जाता है, कट जाता है, तो उसे प्रिजर्व करने की बताते हैं कि बर्फ में डबल थैली इस्तेमाल करें हम, डबल। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेडिकल लिटरेचर है वो ये कहता है कि अगर कोई अंग अगर अलग हो गया है तो उसको आप एक पॉलीथीन में डालें, उसके अंदर पानी नहीं डालना। इस पॉलीथीन को बर्फ वाले पॉलीथीन के अंदर रख लें। मतलब 2 पॉलीथीन लेंगे, एक पॉलीथीन में वो अंग उसको बांध लें और दूसरा पॉलीथीन जिसमें बर्फ है उसके अंदर इस अंग वाले पॉलीथीन को डाल दें, जिससे कि उसका पानी से कांटेक्ट नहीं होगा बट वो ठंडा रहेगा। तो जो जहां तक मैंने पढ़ा है और जाना है वो इस तरह से आप उस अंग को लेके जा सकते हैं हॉस्पिटल तक और उसको दोबारा लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो आज बहुत सारी बातें हमने जानी, सेब की खेती और बागों के रखरखाव से जुड़ी हुई भी, और साथ ही ये एक ऐसा विषय है यानी खेती में होने वाली दुर्घटनाएं जिस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते या फिर इसको इतनी गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जब इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो वो आपके जीवन पर बनाती हैं या फिर आप जीवन उतने अच्छे से सुगम तरीके से नहीं जी पाते अगर कोई ऐसा आपका नुकसान हो जाता है। तो बिल्कुल प्रिकॉशन ज़रूर लें, दुर्घटना से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा की, हमारे दर्शकों को जानकारी दी। अब बताते हैं कल का हमारा विषय क्या है जिस पर हम कल चर्चा करेंगे और आपके सवाल लेंगे। कल का हमारा विषय है आंवले में समसामयिक कार्य और साथ ही बात होगी रबी फसलों में कीट व रोग प्रबंधन पर। इन दोनों विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें। हमारा ईमेल पता है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप हमें अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हम फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर सब जगह उपलब्ध है। हमारे आईडी आप नोट कर लें, हमें फॉलो करें और मैसेंजर के माध्यम से या डायरेक्ट मैसेज करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आज के कार्यक्रम में भी हमने कुछ सवाल ऐसे इंस्टाग्राम से शामिल किए। आप हमें कॉल सेंटर के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं 1800-113060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में आप कॉल करें, अपने सवाल को रिकॉर्ड करवाएं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और अंत में अगर आज का हमारा कार्यक्रम आप पूरा नहीं देख पाए हैं, बीच से देखा है या कुछ जानकारी आप चाहते हैं और जो मिस हो गई है तो आप हमें YouTube पर देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें जो कि सीधा हमारे हेलो किसान कार्यक्रम तक आपको ले जाएगा, या फिर हमारा जो YouTube ID है उसे भी आप YouTube पर जाकर सर्च करें और हमारे हेलो किसान YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम अच्छे लगे उन्हें लाइक भी दें और कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय, अपने सुझाव, अपने फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।